Welcome students. Today we are going to study relation between field and potential. I have drawn a diagram here. There are two closely spaced equipotential surfaces. यहाँ पर हमने equipotential surface लिए हैं दो. एक surface है हमारा ऊपर की तरफ जिसको हमने नाम दिया है B. दूसरा equipotential surface है हमारा लोअर साइड में जिसको हमने नाम दिया है A. इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जिसपे हर जगह हर पॉइंट पे उस सरफेस पे पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि सेम पोटेंशियल होगा. लोअर सरफेस यहां पर A है और इस पे जो हमने पोटेंशियल दिया है ये V है. ऊपर वाला सरफेस हमारा B है, हायर सरफेस B है. हायर सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो V प्लस डेल्टा V है. अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, पास पास है, क्लोजली स्पेस्ड है. इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल का मतलब कि इस पूरे सरफेस पे, सरफेस ए पे हर जगह पोटेंशियल कितना होगा V. इसी तरह जो हमारा अपर सरफेस है B, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इस पे पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V. सो इट मींस कि इस पे हर जगह इस सरफेस पे, पूरे सरफेस पे, एवरीवेयर जो पोटेंशियल होगा वो V प्लस डेल्टा V होगा. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज दिस डेल्टा V. हमने यहां पर ये एज्यूम किया है कि नीचे वाला सरफेस पे जो लोअर सरफेस है A, उस पे अगर पोटेंशियल हमारा V है तो कुछ थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ है, ठीक है. और वो चेंज कितना हुआ है, बहुत स्मॉल चेंज हुआ है. ऊपर वाले सरफेस तक पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंज हो गया. कितना चेंज हो गया, डेल्टा V में थोड़ा चेंज ऐड कर दिया हमने, स्मॉल चेंज डेल्टा V. एक पॉइंट P ले लीजिए अपर सरफेस पे एक पॉइंट P ले लिया. इस पॉइंट P पे अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. पॉइंट P क्योंकि अपर सरफेस पे है, अपर सरफेस कौन सा है, B. इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर सरफेस इज डेल्टा L. We can say it in other words, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डेल्टा L है. Now here we want to find relation between field and potential. Okay, assume that कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है. ऑलराइट, आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज. यूनिट टेस्ट चार्ज को आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहे हो. अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहे हो मतलब आप पॉइंट P से उसे लोअर वाले सरफेस पे लेके आ रहे हो. जब वो टेस्ट हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज पॉइंट P से लोअर सरफेस की तरफ आएगा तो वर्क डन कितना होगा. वर्क डन So the work done will be given by magnitude of E multiplied by delta L. This work done will be equal to the potential difference between the upper surface and lower surface, between the surface B और यू कैन से A एंड B. क्योंकि चार्ज हमारा A की तरफ आ रहा है तो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे A एंड B.
This potential difference between A and B can be written as V minus V plus delta, and this will be equal to ये जो वर्क डन है हमारा, क्योंकि हमारा चार्ज यूनिट चार्ज है, उसकी वैल्यू 1 कूलम है, तो इसलिए हमने फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर रख दिया है। बिकॉज वी नो कि फोर्स, किसी भी चार्ज पे जो फोर्स होता है, अगर वो चार्ज किसी इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो Q टाइम्स E होता है। द फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE। अब अगर ये Q हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज है, मतलब इसकी वैल्यू 1 कूलम है, तो आप यहां लिख लीजिए इफ Q इज यूनिट टेस्ट चार्ज, इफ Q इज यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि Q की वैल्यू 1 कूलम है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो हमारा फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पे ये मॉड लगाया है। मॉड का मतलब है कि यहां पे सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बिकॉज जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, और हम वर्क कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसलिए हमने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपका V से V कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल्टा V so I can write mod of E is equal to minus delta V upon delta L. We know that देखिए डेल्टा V इज द चेंज इन पोटेंशियल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल में वो डेल्टा V है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेल्टा V नेगेटिव होना चाहिए। वी नो दैट डेल्टा V इज नेगेटिव फ्रॉम सरफेस A टू सरफेस B टू सरफेस A। जब आप ऊपर वाले सरफेस से नीचे वाले सरफेस पे आ रहे हैं तो हमारा जो डेल्टा V है वो नेगेटिव है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि डेल्टा V इज चेंज इन पोटेंशियल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हमारा जो यूनिट टेस्ट चार्ज है वो मूव कर रहा है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो डेल्टा V तो नेगेटिव होना ही चाहिए। इफ आई पुट डेल्टा V is equal to minus of delta V in this expression, because negative sign represent कि वो opposite to electric field है, so it will be equal to minus minus will cancel, you will get positive, so this is the relation between electric field and the potential. So we can say the electric field, the direction of electric field is the direction in which the potential decreases steepest, and the magnitude of electric field is equal to the change in the magnitude of voltage per unit displacement at that point. So ये दो कंक्लूजन्स आप लिख भी सकते हैं। From this final expression I can write
electric the direction of electric field is the direction in which potential decreases steepest. Second, we can conclude from the final expression the change, or you can say the magnitude of electric field is equal to the change in magnitude of potential per unit displacement at given point. Now we will see potential energy of a system of charges. Let us consider two positive charge Q1 and Q2. The distance vector between Q1 and Q2 is R12, which means from origin, if this is the origin, then the position vector, or you can say distance vector of Q1 is R1 and of Q2 is R2. Now we want potential energy of these two charges due to these two charges Q1 and Q2. Let us find out the work done in bringing the charge Q1 from infinity to the point R1. पहले हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R1. देखिए जो वर्क डन होगा हमारा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 from infinity to point R1, ये जीरो होगा. जीरो क्यों होगा? क्योंकि Q2 तो अभी लाए नहीं है हम लोग. Q2 की तो अभी हमने बात ही नहीं करी है. पहले हमने इनिशियली Q1 की बात करी है. Q1 को हम इन्फिनिटी से यहां लाए हैं. कोई फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इसलिए वर्क डन हमारा जीरो आने वाला है. वंस Q1 हैज कम, Q1 एक बार आ गया,
अब हमने Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट R2 पे लाना है। अब क्योंकि Q2 लाने से पहले ही Q1 यहां आ चुका है, तो Q1 का पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट R2 ड्यू टू Q1 कितना होना चाहिए? Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकालिए। दिस विल बी द पोटेंशियल। अब पहले से जब पोटेंशियल इस पॉइंट पे हमने देख लिया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा इतना है, तो Q2 को इंफिनिटी से यहां लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन, WD मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्क डन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to point R2 कितना हो जाएगा वर्क डन? देखिए, वर्क डन और पोटेंशियल दोनों के बीच में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एक रिलेशन होता है। पोटेंशियल इज गिवन बाय वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, चार्ज हमारा Q2 है और पोटेंशियल एट दिस पॉइंट R2। सो दिस इज Q2। वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू Q2 और पोटेंशियल कितना है हमारा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अभी हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? भाई जीरो में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले Q1 लिखेंगे, फिर Q2 लिखेंगे। आप Q2 पहले लिखें या Q1 पहले लिखें, वन एंड द सेम थिंग। So this total work done will be stored in the form of potential energy. Potential energy हमने पहले डिफाइन कर दिया है। Potential energy आप देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर में। Potential energy is actually the work done in bringing the charge from infinity to the point, infinity to the given point, and divided by the, that is the potential energy. So total work done will give you the potential energy of the system. Now let's see
potential energy of a system of three charges. We have three charges Q1, Q2 and Q3. The distance between Q1 and Q2 distance vector is R12. Similarly Q2 और Q3 के बीच का distance vector R23 है. Q1 और Q3 के बीच का distance vector R13 है. One by one we will consider the work done in bringing the charge Q1 from infinity to this point, Q2 in bringing it from infinity to this point, Q3 in work done in bringing Q3 from infinity to this point. तो एक एक करके हम इंडिविजुअली तीनों चार्जेस को देखेंगे कि तीनों चार्जेस पे हमें कितना काम करना पड़ा इंफिनिटी से उसे यहां पर लाने में. तो सबसे पहले हम एज्यूम करके चलते हैं कि Q1 आया. Q1 इनिशियली यहां पर लाकर हमने रखा है इन्फिनिटी से. अब Q1 आने से पहले यहां पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो Q1 के ऊपर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? जीरो हो जाएगा. अभी Q1 आ गया, अब हमने Q2 को लाना है इन्फिनिटी से, तो वर्क डन कितना होगा? Q2 लाएंगे तो Q2 को जब लाएंगे तो Q2 आने से पहले Q1 आ चुका है. Q1 की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा. Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट Q2 ड्यू टू Q1. So this will be the potential. तो वर्क डन कितना हो गया हमारा? Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12. वर्क डन कितना होता है? Q मल्टीप्लाइड बाई V. तो इस पॉइंट पे Q कितना लाए हैं हम? Q2. और पहले से V कितना था यहां पर ड्यू टू Q1, वो V हमारा ये था. तो Q2 मल्टीप्लाइड बाई potential at point Q2 due to Q1. Now see work done on Q3. Q3 multiplied by the potential at Q3. अब Q3 पे यहां पर क्योंकि Q3 से पहले Q2 आ चुका है, Q3 से पहले Q1 भी आ चुका है, तो Q1 Q2 की वजह से जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है. तो यहां पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2. Just note it down. So the potential energy of all the three charges, पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा. टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन will give you the potential energy of system. Potential energy of system. इस पूरे सिस्टम में टोटल हमारे थ्री चार्जेस है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा Q1. यू कैन टेक दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, देन इट विल बी Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23. So this is the potential energy of this system. Now let's see
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अभी तक जो डेरिवेशन किया था उसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, आपस में ही एक दूसरे चार्ज का फील्ड था। सपोज देयर इज वन चार्ज Q1 and there is another charge Q2 and the distance vector is R12. Distance vector R12 means Q1 जो है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस R1 है और Q2 का ओरिजिन से डिस्टेंस R2 है। दिस इज ओरिजिन, O is origin, this is O. Now we want energy of system of two charges in external field. सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन ऑन Q1, Q1 को जब इंफिनिटी से हम इस पॉइंट पे लाएंगे R1 पॉइंट पे, तो वर्क डन कितना होगा? क्या जीरो होगा? भाई Q2 को अभी नहीं लाए हैं, पहले Q1 से स्टार्ट करते हैं। वर्क डन इस बार जीरो नहीं होगा बिकॉज यहां पर एक्सटर्नल फील्ड पहले से है। लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट R1 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड is V R. V is a function of R1. Okay, so bracket में जो R1 लिखा है, it just give you कि डिपेंडेंसी कि V depends upon R1 और V हम कहां पर निकाल रहे हैं? R1 पर निकाल रहे हैं। It gives you the reference point. So work done on Q1 will be equal to Q1 मल्टीप्लाइड बाई इस पॉइंट पर पोटेंशियल पहले से कितना है? V R. I can write this is equation number 1. Now find work done on Q2. अब Q2 चार्ज को इंफिनिटी से R2 पे लाना है। R2 पे पहले से एक पोटेंशियल होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। लेट अस से वो पोटेंशियल है VR2. यू कैन राइट वेयर V R2 is potential at point R2 due to external फील्ड। तो एक टर्म तो ये आ जाएगी, दूसरा एक और पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे। Q1 पहले आ चुका है Q2 से, तो एक्सटर्नल फील्ड तो है यहां पर Q2 के पास। Q1 की वजह से भी यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल था VR2, Q1 की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू Q1 will be Q1 upon 4 pi epsilon naught R1. So you can write here work done कितना हो जाएगा? Q2 into Q1 upon 4 pi epsilon naught R1. This is your equation number 2. Now total work done will be sum of these two equation. Total work done के लिए आप equation number 1 और equation number 2 को add कर दो। Total work done. Total work done means total potential energy. ये आपको potential energy मिल जाएगी of these two charges under the external field. This is Q1 V R1 plus Q2
VR2 plus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R1. So this is the potential energy of system of two charges capped in an external field. Just note it down. Thanks for watching, and for more such videos, subscribe to our channel.